हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर इज सेल। क्लास 9th का पहला चैप्टर सेल। इस चैनल पे आप मौजूद हैं, जो चैनल है अभी, और इस चैनल का नाम क्या है और मैं कौन हूँ और बायोलॉजी किस तरीके से पढ़ाऊँगा, किस वे में पढ़ाऊँगा, ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे आउटरो में अपने, और या फिर तो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल में हम सेल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हमारे टॉपिक को समझते हैं अच्छे से। जो हमारा चैप्टर का नाम है दैट इज सेल। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि सेल है क्या, किसको कहते हैं सेल। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबने पढ़ा है, 20 बार पढ़ा है, समझाया है, समझा भी है आपने। देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम आपको नोट्स नहीं बनवाएंगे, किसी प्रकार कोई नोट्स नहीं, वो आप अपने बनाइएगा अपने हिसाब से। बस सिर्फ आपको फोकस करना है, हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजें उस पर, बस बात खत्म। आपके दिमाग में ना उतरे मेरी बात तो आप कहिएगा, दिमाग में बात उतरेगी, अच्छे से उतरेगी, सब समझ में आएगी। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा और मेरी चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन आता है सेल क्या है। तो हम लोग कहते हैं सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ये बोलते हैं। तो यानी सेल है क्या? कोशिका जो है वो हमारे जीवन की मौलिक इकाई है, आधार है हमारे जीवन का। कैसे? जिस प्रकार से एक ईंट से ईंट मिलकर एक दीवार बनती है, और दीवार से दीवार मिलकर एक कमरा बनता है, और कमरों से कमरे मिलकर एक घर तैयार होता है, उसी प्रकार से एक सेल से सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। हालांकि इतना इजीली ऑर्गेनिज्म तैयार नहीं होता। एक सेल बनती है, उस सेल से बहुत सारी सेल्स जब मिल जाएं तो एक टिश्यू बनता है, जब उस टिश्यू से बहुत सारे टिश्यूज मिल जाएं तो एक ऑर्गन बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाएं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एक सिंगल सेल होती है, वो डिवाइड करती है, और डिवाइड करके एक ग्रुप ऑफ सेल बनाती है, जिसे हम लोग कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। और वो टिश्यू जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो एक कोई ऑर्गन बनाने का काम करते हैं, वो किसी ऑर्गन बनाने का काम करते हैं, किसी भी ऑर्गन बना सकते हैं। हमने एग्जांपल यहाँ पेट बना दिया, तो वो किसी ना किसी ऑर्गन को बनाने का काम करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन का सिस्टम तैयार होता है। क्या तैयार होता है? ऑर्गन का सिस्टम तैयार होता है, ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, आपको पता है 11 से 12 सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में। तो ये ऑर्गन सिस्टम है। क्या है? ऑर्गन सिस्टम तैयार हो गया। और ऑर्गन सिस्टम जब किसी एक बॉडी के अंदर सारे अरेंजमेंट में एक अलाइन होते हैं तो हम लोग कहते हैं उसको ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कहलाता है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही? यानी एक सेल से बहुत सारी सेल्स मिलकर बनी तो वो टिश्यू कहलाया। यानी ये है सेल, सिंगल सेल, बहुत सारी सेल्स मिल गई, टिश्यू कहलाया। बहुत सारे टिश्यू मिल गए, एक ऑर्गन बनाया, एक ऑर्गन बनाया। बहुत सारे ऑर्गन मिल गए, ऑर्गन सिस्टम बनाया, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया। और जब ये सिस्टम किसी एक बॉडी के अंदर अलाइन हो गए, अरेंजमेंट हो गया इनका, तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। क्लियर है ये बात? बहुत सिंपल सी चीज थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? यानी हम कह सकते हैं कि एक सेल डिवाइड करती है, टिश्यू बनाती है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। इतनी बात समझ में आ रही है? हम सेल चैप्टर को टॉपिक वाइज समझेंगे। जैसे आज की वीडियो में हम 3 से 4 टॉपिक कवर करेंगे सेल के अंदर के, छोटे छोटे से टॉपिक्स। सेल के अंदर के जो टॉपिक है, वो सेल अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन सेल को हम सब टॉपिक्स में बांट देंगे और बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से मक्खन की तरह समझेंगे इस चैप्टर को। आज हम 2 से 3 टॉपिक कवर करेंगे, हालांकि टाइम लगेगा, लेकिन आप इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। अगर आप एक बार पढ़ने में मग्न हो गए फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप समझिएगा जो हम कह रहे हैं आपसे, ठीक है? इतनी बात समझ में आई कि एक सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं,
जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला जो अपने अंदर सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो अपने अंदर पचाने का काम करता है वाला सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो अपने अंदर की चीजों को बाहर निकालने का काम करता है, तो पसीना बाहर निकलता है, हम लोग खाते पीते हैं तो फिर वो बाहर निकलता है वेस्ट मटेरियल, और सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे अपने अंदर जो खून बह रहा है ऊपर से नीचे तक दर 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 दर, ये सब, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम। और इन सब से ये सब चीजें, ये सब सिस्टम एक किसी बॉडी के अंदर आ जाए तो वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, बहुत इजी है, इसको हम इरेज करते हैं और आगे अपनी बात को समझते हैं। अभी देखिए, अभी तो हमने समझा कि अभी मैंने समझा कि सेल क्या है। तो हमने बोला सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक ही बात है। अच्छा, कोई क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ दे कि व्हाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप क्या बोलेंगे कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? तो यहां आंसर आपका क्या होगा ये बताइए। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे एक घर को बनाने के लिए सबसे बेसिक यूनिट उसकी क्या यूज हुई? ब्रिक, ईंट। ईंट से ईंट मिलाई तभी तो एक दीवार बनी, दीवार से दीवार मिलाई एक कमरा तैयार हुआ, कमरे से कमरा मिलाया एक घर तैयार हुआ। लेकिन उस घर को बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज आपने क्या यूज की? ईंट। उसी प्रकार से अपनी बॉडी को बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या यूज होती है? सेल। याद रखिएगा, ऑर्गेनिज्म को दुनिया में जितने जीवित प्राणी हैं, चाहे वो चींटी हो छोटी सी, चाहे वो बड़ी ब्लू व्हेल क्यों ना हो, वो एक सेल से मिलके ही बनी होगी। हम एक समय पे, आप एक समय पे एक सेल रहे होंगे, वो सेल ने डिवाइड किया, देन हम एक ऑर्गेनिज्म बने बड़े। समझ में आ रही है बात? तो यानी हमारी पूरी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी, इतनी बात क्लियर है? तो सेल की डेफिनेशन क्लियर है ना आपको? डेफिनेशन क्लियर है ना आपको? द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है ना? ये सब क्या है? सेल है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सब क्या है? सेल है। डेफिनेशन है सेल की, ठीक है? तो ये किसी भी डेफिनेशन को आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात, इसकी डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी। अच्छा, सेल की डिस्कवरी किसने की, कब की, कैसे की, किस चीज पर की? तो इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सेल की डिस्कवरी आखिरकार हुई कैसे। तो देखिए भाई, सेल की डिस्कवरी सबसे पहले, सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। अब मैंने बताया कैसे की, कब की, किस तरीके से की, सब बताना है तो सब कुछ ही बताऊंगा। डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की, 1665 में की। कब की? 1665 में। कैसे की सर? ये क्या थे, साइंटिस्ट लोग खुराफाती होते ही है। ये बार्क ऑफ ट्री पर कुछ काम कर रहे थे। बार्क ऑफ ट्री सर क्या होता है मुझे नहीं पता, तो समझिए बार्क ऑफ ट्री क्या होता है। बार्क ऑफ ट्री क्या होता है? पेड़ होता है, पेड़ की सबसे ऊपर वाली लकड़ी जिसे आप ऐसे निकाल देते हो, ऊपर से खींच लेते हो, जैसे बरगद का पेड़ हो, ठीक है ना, या आम का पेड़ हो, ऊपर सबसे ऊपर की लकड़ी ऐसे ऐसे खींच जाती है, तो वो कहलाती है बार्क ऑफ ट्री, जिसे हम लोग कॉर्क भी कहते हैं। एक सिंगल वर्ड में उसे कॉर्क कहा जाता है। आपने वाइन की बोतल, बियर की बोतल में ऊपर देखोगे एक लकड़ी जैसी लगी होती है, उसे हम लोग कॉर्क कहते हैं। तो वो बार्क ऑफ ट्री ही है। अच्छा, बार्क ऑफ ट्री जो होता है ना, वो सबसे ऊपर वाली उसकी स्किन है, उसके ऊपर वाली सबसे स्किन है। क्या है? स्किन है। किसकी? ट्री की। जैसे अपने बॉडी की सबसे ऊपर वाली स्किन, कभी कभी आपने देखा है सर्दियों में ऐसे ऐसे कर दो तो निकल जाता है ना व्हाइट व्हाइट सा, वो क्या है? सेल ही है। वो स्किन की सेल ही है, बस वो ड्राई सेल्स हैं जो डैमेज हो गई थी, हट गई। वैसे ही पेड़ की भी सेल्स होती हैं भाई, पेड़ भी सेल्स मिलकर बना है। तो पेड़ की सबसे ऊपर वाली जो ऊपर आप जो बार्क देखते हो उसी को हम लोग कॉर्क कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक 1665 में बार्क ऑफ ट्री पर, बार्क ऑफ ट्री जिसको हम लोग सिंगल वर्ड में कॉर्क कह सकते हैं, कॉर्क पे काम कर रहे थे। कुछ काम क्या कर रहे थे? इनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, इनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, जिसकी मैग्निफिकेशन समझते हो ना, एक सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिससे हम लोग चीजें देखते हैं। साइंटिस्ट लोग देखा है ना, छोटी छोटी चीजों को बड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप इनका खुद का बनाया हुआ था, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था, और उसकी जूमिंग थी लगभग 200x से लेके 300x, यानी 300 गुना, 300x का मतलब है 300 गुना जूमिंग थी, ठीक है ना।
तो माइक्रोस्कोप इनका खुद का बनाया हुआ, जिसकी जूमिंग इतनी थी, मैग्नीफिकेशन इतनी थी, तो उस पर ये वर्क कर रहे थे। एक बात और, मैग्नीफिकेशन वाली बात ये आपके सेल चैप्टर में लिखी नहीं होगी, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी बुक्स आई हैं उसमें चैप्टर का नाम है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जबकि पहले चैप्टर का नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बात एक ही है, अलग नहीं है, लेकिन इस वाले चैप्टर में न्यू एनसीईआरटी में काफी सारी नई चीजें ऐड कर दी गई हैं, वो मैं इसमें अभी आपको टॉपिक कवर नहीं करूंगा, उस पर एक अलग वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारे टॉपिक्स में कवर कर लूंगा। फिलहाल में आप ये समझिए कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की, सबसे पहले सेल की 1665 में की, तो यहां लिख देते हैं सबसे पहले, यानी सेल की सबसे पहले, फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट। तो इससे आपको याद रहेगा कि सेल की सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की 1665 में, बार्क ऑफ ट्री पे, जिसे हम लोग कॉर्क कहते हैं। उन्होंने खुद के सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप पे काम कर रहे थे, जिसकी मैग्नीफिकेशन इतनी है, और उस पर इन्होंने जब देखा तो उसमें उन्हें इस तरीके कुछ कंपार्टमेंट दिखे, इस तरीके के उन्हें कंपार्टमेंट दिखे, इस तरीके कुछ उन्हें स्ट्रक्चर दिखा, और इस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला, जो लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है ये? लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है क्या? सेलुला। ये सेलुला को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में सेल कहते हैं। वैसे सेल के अर्थ तो बहुत सारे हैं सर, एक सेल बेचना भी होता है, एक सेल बैटरी वाला भी है कि नहीं, और एक सेल ये भी है, एक सेल ऐसे सेल करना होता है नाव को। अच्छा, तो सेल तो बहुत सारे हैं। फिलहाल में बायोलॉजी में जो आप सेल पढ़ रहे हो वो ये वाला सेल है, कोशिका वाला। तो सेलुला वर्ड एक लैटिन वर्ड होता है, इससे आया हमारा सेल, और सेल का इंग्लिश में मीनिंग होता है अ स्मॉल रूम। क्या मीनिंग होता है? अ स्मॉल रूम, मतलब सर एक छोटा कमरा। हाँ, एक छोटा कमरा। ध्यान से देखिए आप इसको, गौर से देखिए इसको, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट जैसे तो हैं, छोटे छोटे रूम्स जैसे तो हैं, तो ये छोटे छोटे रूम्स जैसे हैं, इसीलिए इनको इन्होंने स्मॉल रूम यानी सेलुला बोला, यानी सेल बोला। सेलुला लैटिन शब्द है, लैटिन सेलुला लैटिन शब्द है, और सेल हमारा इंग्लिश वर्ड है, और ये हमारा सेल हमारा बायोलॉजिकल वर्ड है, और स्मॉल रूम हमने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर दिया, और क्या चेंज कर दिया। अच्छा, ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, इन्होंने इसको हनी कॉम्ब बोला। क्या बोला? हनी कॉम्ब। जैसे आपने बी हाइव देखा है ना, मधुमक्खी का छत्ता, बर्रिया का छत्ता देखा है, उसमें कैसे कंपार्टमेंट देखो, वैसे ही कुछ दिख भी रहे हैं, वैसे दिख रहे हैं ना, इसीलिए इन्होंने इसको हनी कॉम्ब बोला। हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर था इसका, ठीक है ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर था। तो ध्यान रखिएगा, ये हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर को इन्होंने सेलुलर नाम दिया। ये एक लैटिन वर्ड होता है, बायोलॉजी में सेल कहते हैं। सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा, छोटे कमरे से दिख रहे थे, इसीलिए नाम दे दिया। इन्होंने नाम भी इसलिए सेल रखा, सेल बहुत छोटा सा नाम है, लोग पढ़ भी लेंगे, इन्हें याद भी रखेंगे। रॉबर्ट हुक ने खोज की थी भैया, कभी कब की थी? 1665 में। तो सबसे पहले सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने की कब की? 1665 में की। किस पर की? बार्क ऑफ ट्री पे की, जिसे हम लोग कॉर्क कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम लोग कॉर्क कहते हैं। खुद के माइक्रोस्कोप पे की, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, 200 to 300x मैग्निफिकेशन थी इसकी, ध्यान रखिएगा ये बातें, ठीक है। और हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स इन्हें दिख रहे थे इसमें, और इसको इन्होंने सेलुला बोला, लैटिन वर्ड जो होता है, इंग्लिश में बायोलॉजी में से हम लोग सेल कहते हैं, और वैसे स्मॉल रूम। ध्यान रखिएगा ये बातें, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। इसको इरेज करते हैं। देखो, डिस्कवरी में एक नई बात और ऐड करते हैं। ये तो हो गई रॉबर्ट हुक की बात। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बार्क ऑफ ट्री, जिसे हम लोग कॉर्क कहते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने सेल्स को प्राप्त किया, सेल्स को देखा। अच्छा, सेल्स को तो देखा, लेकिन ये सेल्स डेड थी। कैसी सेल्स थी? डेड सेल्स थी। इतनी बात का ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा नहीं पीछे। तो ये सेल्स कैसी थी? डेड सेल्स थी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? सेल की डिस्कवरी एक और बार हुई। हाँ, एक और बार सेल की डिस्कवरी हुई, और उनका नाम था एंटोनी वेन या एंटोन वेन, कई लोग लिखते हैं लीवेनहॉक। इन्होंने 1674 में पॉन्ड वाटर पे, यानी तालाब के पानी में स्पायरोगायरा नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता, कह सकते हो आप। ये एक तरीके का एल्गी है। क्या है? एक तरीके का एल्गी है।
इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि उसमें भी क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं। क्या है? बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, सेल्स है। और इन्होंने अलग चीज क्या देखी भाई, वो भी तो सेल थी, रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी उसमें भी सेल थी। इन्होंने देखा कि ये सेल लिविंग है। कैसी है? लिविंग सेल। कैसी सेल्स थी? लिविंग सेल्स। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में हमने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी, पूरा टॉपिक, और एक लिविंग सेल की डिस्कवरी। तो डेड सेल की डिस्कवरी की बात करें तो एक फ्लो चार्ट याद रखिएगा, ऐसे आंख बंद करके फ्लो चार्ट याद रखिए। डेड सेल की सबसे पहले खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, 200 से 300x मैग्निफिकेशन थी। इन्होंने एग्जामिन किया बार्क ऑफ ट्री पर, यानी पेड़ की छाल पर, जिसे हम लोग कॉर्क कहते हैं। कॉर्क को जब रखा अंडर द माइक्रोस्कोप तो इन्होंने देखे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट, जिसे इन्होंने नाम दिया सेलुला। सेलुला एक लैटिन वर्ड है, इसका बायोलॉजिकल अर्थ होता है सेल। सेल को हम लोग अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें इसका मतलब निकलता है आ स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा, ऐसे करके। और ये सेल्स कैसी थी? डेड सेल्स, मृत कोशिका थी। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया सबसे ऊपर वाली स्किन है ना, जैसे डैमेज हो जाती है कभी कभी सर्दी वर्दियों में, ऐसे देखो निकल जाती है, वैसे ही ऊपर आप देखो पेड़ के ऊपर वाली छाल ऐसे आराम से निकल जाती है इसलिए, तो डेड होती, मरी हुई होती, मृत कोशिका होती है। फिर डिस्कवरी लिविंग सेल की कैसे हुई? एंटोनी वैन लियोनॉक थे, पॉन्ड वाटर पे कुछ काम कर रहे थे, 1674 की बात है। स्पायरोगायरा नाम का, जिसे हम लोग एल्गी कहते हैं, आपने देखा नहीं पॉन्ड वाटर के ऊपर काई जैसी होती है, काई समझते हो ना, तो बस भाई स्पायरोगायरा है, मैंने उसको साइंटिफिक नेम दे दिया स्पायरोगायरा, जिसे हम लोग एल्गी कहते हैं, काई जैसी होती है, हरी हरी सी। तो उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें अंदर छोटी छोटी सेल्स देखे, कंपार्टमेंट देखे। ये सेल कैसी थी? लिविंग सेल थी तो सेल ये भी, लेकिन ये कैसी थी? लिविंग। इनमें कोई ना कोई हलचल हो रही थी, इसमें कोई ना कोई हरकत हो रही थी। क्लियर है ये बात? तो डिस्कवरी ऑफ सेल में हमने डेड सेल और लिविंग सेल की डिस्कवरी समझी। इतनी बात समझ में आई आपके? चलिए टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर पे आते हैं हम। अभी फिलहाल में हम सारे आपको ऑर्गेनेल्स, सेल के सारे पार्ट सब समझाएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा मोटा मोटा ऊपर से समझा रहे हैं कुछ चीजें, समझिए। जैसे एक सेल है, तो ये सेल की सबसे आउटर जो बाउंड्री है ना, इसको हम लोग कहते हैं सेल की मेम्ब्रेन, और दूसरी भाषा में हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। जैसे आपका घर का नाम छोटू और यहाँ का नाम मोटू, तो हम छोटू बुलाए चाहे मोटू बुलाए, आप ही आएंगे। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन बुलाओ चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बुलाओ, बात इसी की हो रही है। अंदर वाला जो बीच वाला गोल गोल होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली और ये केंद्रक होता है। अच्छा, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ये मैंने क्यों लिखा, पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, मैंने क्यों लिखा अभी आपको बताएंगे। ये है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, और यहां जेली लाइक मटेरियल भरा होता है, यानी लिक्विड लिक्विड सा कुछ मटेरियल भरा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ जेली जेली सा भरा होता है लिक्विड मटेरियल, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इतनी बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने दो वर्ड्स बोले, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म बराबर कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म। यानी कोशिका के अंदर जितना भी मतलब जीवित द्रव्य भरा है, यानी लिक्विड मटेरियल भरा है जो लिविंग है, जितना भी लिक्विड मटेरियल भरा है वो सब का सब प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो प्रोटोप्लाज्म किससे किससे मिलकर बना है सर? ये साइटोप्लाज्म से जो सेल के अंदर है, और न्यूक्लियस के भी अंदर है, उसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो ये मैंने समझाया क्यों, आपको क्या समझाने की जरूरत पड़ी भाई, ये मैंने क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि इनकी डिस्कवरीज भी पूछी जाती है। ठीक है, इनकी डिस्कवरीज भी पूछी जाती है, बिल्कुल पूछी जाती है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी पूछ सकते हैं, पहला। दूसरा, इन दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी पूछ सकते हैं। ये दो हमारी मेन डिस्कवरीज आती हैं जो पूछी जाती हैं। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। और प्रोटोप्लाज्म की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो प्रोटोप्लाज्म की सबसे पहले खोज की थी किसने? पुरकिंजे ने। किसने की थी? पुरकिंजे ने।
पुरकिंजी, पुरकिंजे जो बोलिए आप, ठीक है ना, ई आई जो भी लगाओ। तो 1831 में इन्होंने खोज की थी और इन्होंने 1839 में खोज की थी। ये बात ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस की खोज पहले हुई, प्रोटोप्लाज्म की बाद में हुई, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म की पुरकिंजे ने की, न्यूक्लियस की रॉबर्ट ब्राउन ने की। अच्छा, यहीं पर हम लिख देते हैं डेड सेल की खोज और लिविंग सेल की खोज, ये भी यहीं लिख देते हैं। तो डेड सेल की सबसे पहले खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, हाँ कंफ्यूज हो रहा हूं, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और लिविंग सेल की सबसे पहले खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। कब की थी? 1674 में। तो ये चार चीजें याद रखिएगा। सबसे पहले डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लिविंग सेल की खोज ल्यूवेन हुक ने 1674 में, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने 1839 में की थी। अच्छा, एक बात और, इसे याद रखने की ट्रिक है क्या कोई? हाँ, बहुत अच्छी ट्रिक है, सुनिएगा ध्यान से। हम स्टार्टिंग करेंगे डेड सेल से। सबसे पहले सेल की खोज अगर आ जाए एग्जाम में, अच्छा एक बात बताइए, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी? तो आप बोलेंगे रॉबर्ट हुक। सबसे पहले डेड सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। डेड सेल या सेल सबसे पहले उन्होंने की थी। अगर आ जाए दूसरी बार सेल की खोज किसने की थी, तो आप बोलेंगे ल्यूवेन हुक। अगर यह क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तब भी ल्यूवेन हुक। क्वेश्चन आ जाए न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की, तो पुरकिंजे। कब की? 1831 में न्यूक्लियस की और 1839 में प्रोटोप्लाज्म की। अच्छा, एक बात और, ईयर तो ठीक है, ये कैसे याद रखें कि इन्होंने की थी? कभी कभी याद नहीं रहते हैं, सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, हुक ने। तो रॉबर्ट हुक, हुक आता है ना, तो हुक से कोई छोटी सी चीज उठाओगे, छोटा सा हुक होता है ना, छोटी छोटा, तो बस उससे याद रखो सेल। सेल बहुत छोटी होती है, देख नहीं सकते उसे, तो हुक से उठाओगे रॉबर्ट हुक, याद रखो। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले खोज की थी, हुक, हुक से याद रखिए, सबसे पहले सेल की खोज, सबसे पहले सेल की खोज यही की। हमें लिविंग बीइंग से मतलब नहीं, सबसे पहले सेल की खोज उन्होंने की थी, वो डेड थी, इतना बस ध्यान रखना। लिविंग से ल्यूवेन याद रखो, लिविंग से ल्यूवेन याद रखो, ल्यूवेन लिविंग मिलते जुलते हैं दोनों। न्यूक्लियस देखने में तो वैसे नीला होता है, डार्क डार्क ब्लू टाइप से, लेकिन आप याद रखो कि हल्का हल्का सा भूरा भी होता है, तो ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन। प्रोटोप्लाज्म तो देखो, प्रोटो पुरकिंजे, प्रोटो पुरकिंजे, पीपी दोनों मिल रहे हैं ना, पुरकिंजे प्रोटो, ऐसे याद रखिए। इतनी बात आपके समझ में आ रही है? तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, प्रोटोप्लाज्म की खोज पुरकिंजे ने, डेड सेल की सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल सबसे पहले ल्यूवेन हुक ने की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दो बार आप रिपीट करेंगे, आ जाएगा, बहुत इजीली आपके समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इतनी बात क्लियर है आपके? अच्छा ठीक है, ये तो होगी डिस्कवरीज की बात। डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली, डिस्कवरी हमने क्लियर कर ली, अभी कुछ और बचा। हाँ, अब हम बात करेंगे थ्योरी की। थ्योरी ऑफ सेल क्या होता है, बस ये एक लास्ट टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, देन इसके बाद हम वीडियो को एंड कर देंगे और बाकी टॉपिक्स को हम ऐसे ही जैसे आज हमने समझा, टॉपिक बाय टॉपिक हम पूरे सेल चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, वन शॉट ना करके इनको हम टॉपिक बाय टॉपिक बांट दे रहे हैं, ठीक है ना। दो तीन टॉपिक हम धीरे धीरे करके कवर करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम इसको इरेज करते हैं। तो देखिए आप, चलिए अभी देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने डेफिनेशन समझी ना, यहां लिख लेते हैं, फिर हमने डिस्कवरी समझी, यहां लिख लेते हैं, अब हम थ्योरी समझेंगे। हाँ भाई, कुछ थ्योरी भी दी थी, सेल के ऊपर थ्योरी भी है, लेकिन लंबी थ्योरी नहीं, छोटी छोटी थ्योरी है। मेनली तो दो ही थ्योरी है, और फिर इस थ्योरी को और आगे बढ़ाया था एक लोगों ने। तो आप ऐसे समझिए कि आपको थ्योरी में सिर्फ 3 साइंटिस्ट के नाम पढ़ने हैं, बस मेरी भाषा में। थ्योरी में 3 साइंटिस्ट पढ़ने हैं, सेल में, थ्योरी में, सेल की थ्योरी में या सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट पढ़ने हैं। एक का नाम है, पूरा नाम इनका हमें सही से नहीं याद है, लेकिन ऐसे बता देते हैं, मैथ्यूज करके नाम है, मैथ्यूज, मैथ्यूज स्लीडन एंड थियोडर, थियोडर स्वान, थियोडर स्वान। ये 1838 में इन्होंने थ्योरी दी, 1839 में इन्होंने थ्योरी दी।
दोनों में कॉमन बातें बता देते हैं पहले हम। दोनों में कॉमन बातें ये हैं कि दोनों को दोनों बायोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे। दोनों के दोनों जर्मनी के थे, यानी जर्मन थे। ये कॉमन बातें हो गई। इन्होंने 1838 में थ्योरी दी अपनी, और इन्होंने 1839 में। सर दोनों बायोलॉजिस्ट थे तो इन्होंने अलग अलग थ्योरी क्यों दी? ये थे बॉटनिस्ट। बायोलॉजी के अंदर भी दो ब्रांचेस है ना, जूलॉजी, बॉटनी, पढ़ा है। तो ये बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने प्लांट्स के बारे में एक थ्योरी दी। ये बॉटनिस्ट थे ना, इन्होंने प्लांट्स के बारे में थ्योरी दी होगी। ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल्स के बारे में थ्योरी दी। इन्होंने थ्योरी दी कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, आर मेड अप ऑफ सेल्स। इस बात को भी हम अच्छे तरीके से एकदम वेल डिफाइन करके यहां लिख देंगे, टेंशन मत लीजिए। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये इन्होंने बात बोली। किसने? मैथ्यू स्लीडन ने। थियोडोर ने क्या बोला 1839 में? इन्होंने बोला ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने ये बात बोली। इन्होंने बोला सारे प्लांट सेल से मिलकर बने, तो इन्होंने बोला सारे एनिमल सेल से मिलकर बने। तो हम दोनों की बातें अगर जोड़ दें तो क्या अलग हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। सारे प्लांट्स और एनिमल सेल से मिलकर बने, यही तो बात है ना। इन्होंने बोला सारे प्लांट्स सेल से मिलकर बने क्योंकि बॉटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट बोला सारे एनिमल सेल से मिलकर बने। दोनों की बातें कंबाइन कर दीजिए तो बात क्या निकल के आई कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दोनों को और जोड़ दो बात को तो ये हो जाएगा ऑल ऑर्गेनिजम्स या ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सिंपल सी बात है, लिविंग बींग्स में दोनों आ जाते हैं, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स, भाई दोनों आते हैं। तो ये इन्होंने थ्योरी दी, ये आप याद रखिएगा। कुछ कठिन था इसमें, आपको कुछ समझना पड़ा? कुछ नहीं, यही सेल थ्योरी है। तो मैथ्यू स्लीडन थे 1838 में, ये बॉटनिस्ट थे, इन्होंने ये थ्योरी दी, ठीक है ना, जर्मन के थे, याद रखिएगा। और ये थियोडोर स्वान 1839 में जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल्स के बारे में थ्योरी दी, सारे एनिमल सेल से मिलकर बने। उन्होंने बोला सारे प्लांट सेल से मिलकर बने, दोनों मिला दो तो सारे प्लांट्स और एनिमल सेल से मिलकर बने। इतनी बात क्लियर है? ये नई बात क्या मैंने याद लिख रहा था, सुनिए। हुआ क्या, कुछ समय बाद 1855 में एक और व्यक्ति आया, साइंटिस्ट आया, बड़ा बढ़िया सा नाम है उसका। उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था उनका? रुडोल्फ विर्चो। सम्मान देते हैं रुडोल्फ विर्चो, सम्मान देके बात करते हैं भाई, साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ विर्चो। 1855 में इन्होंने थ्योरी क्या दी? ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने 1855 में क्या थ्योरी दी? अलग ही थ्योरी दी। इन्होंने बोला ओमनीस सेलुला ई सेलुला। कोई मंत्र वंत्र लग रहा ना पढ़ने के लिए, कोई मंत्र दिए गए हो? ये मंत्र ही था, ओमनीस सेलुला ई सेलुला। ये असल में एक लैटिन सेंटेंस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। ये एक लैटिन सेंटेंस है, लैटिन में है, ये लैटिन भाषा में है ना, लैटिन भाषा है, याद रखिएगा। तो लैटिन भाषा में है ये, ओमनीस सेलुला ई सेलुला। ओमनीस का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एवरी। सेलुला का मतलब हम बता ही चुके हैं, सेल। और ई का मतलब होता है फ्रॉम, और सेलुला का मतलब बता ही चुके हैं, सेल। तो यानी इसका मतलब आप देखिए तो कुछ कुछ ये निकल रहा है कि हर सेल सेल से, इसका मतलब, हाँ इसका मतलब भी यही है, हर सेल किसी पुरानी सेल से आई है। ये बात इन्होंने बोली थी रुडोल्फ विर्चो ने। किसने बोली थी? रुडोल्फ विर्चो ने। क्या बोली? कि ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिखती है? कि सारी सेल्स पुरानी सेल से, पुरानी कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती है। ये बात हमारी एनसीईआरटी देती है। इतनी बात आपके समझ में आ रही? यही बात बोली रुडोल्फ विर्चो ने। किसने बोली? रुडोल्फ विर्चो ने। कुछ कट तो नहीं हो रहा ना वीडियो में? तो ये बात बोली रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। क्या बोला? कि सारी सेल्स किसी पुरानी सेल से आई हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है। कैसे आई हैं ये भी समझ लीजिए। जैसे हम हैं तो हम पहली लाइफ तो नहीं है इस धरती पे, हमसे पहले भी लाइफ थी, उनसे पहले भी लाइफ थी, उनसे पहले भी लाइफ थी। हमें लाइफ दी माता पिता ने, उनके माता पिता को उन्होंने लाइफ दी। तो ऐसे करके लाइफ तो चली आ रही है बहुत टाइम से। तो हमारे अंदर जो सेल हैं, हम तो एक लाइफ है, जीवन है, तो हमारे अंदर जो सेल होगी वो बिल्कुल न्यू सेल है क्या? वो किसी से मिली है ना मुझे, तो किसी से मिली, यानी वो तो पुरानी हो गई, वो तो पुरानी हो गई।
बस यही थ्योरी थी रुडोल्फ विर्चो की। एग्जाम्पल हम आपको बढ़िया सा देते हैं। एक गमला है, गमले में कोई बढ़िया सा पौधा लगा है जो फल देता है। अब उस फल के अंदर बीज भी होंगे ऑफकोर्स। मैंने फल को तोड़ के उस गमले से फल को तोड़ दिया और खाया, और बीज को यूं थूक दिया, थूक दिया। तो बीज को थूकने के बाद क्या हुआ, वहां पर कुछ समय बाद एक और पौधा निकल आया। अब उस बीज से ही पौधा निकला ना, तो क्या ये हम ये बोलेंगे कि ये हमने पौधा उगाया है? ये तो नहीं बोल सकते कि ये नई सेल है, ये हमने उगाया है, हमने बनाया है, नहीं बोल सकते। इसमें जो बीज है वो बीज किसी पुराने वाले पौधे से आया है, क्योंकि आपने फल तो उस वाले गमले का खाया था, उस वाले पौधे का खाया था, तो उस वाले पौधे के बीज इसके अंदर थे, यानी ये इस बीज से नया पौधा निकला है। यानी ये पौधा नया आप कह सकते हो, लेकिन सेल नहीं कह सकते हो, सेल तो पुराने ही वाले गमले से आई है। दैट्स वाई इन्होंने जो थ्योरी दी ये सही प्रूफ हुई 1855 में कि ऑल सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, इजी बात है, कोई कठिन नहीं है। ओमनी सेलुला ई सेलुला ये लैटिन एक सेंटेंस है, और इसको मैंने ट्रांसलेट भी कर दिया आपके लिए इंग्लिश में। ठीक है, इस बात को अच्छे से और लिख देते हैं। देखिए भाई, बढ़िया से लिख देते हैं। देखिए, थ्योरी की बात कर रहे थे, थ्योरी पहले, दूसरे, तीसरे। थ्योरी को एक्सपेंड किया था और बढ़ाया था ना, किसने बढ़ाया था थ्योरी को? और रुडोल्फ विर्चो ने। भाई रुडोल्फ विर्चो ने और अपनी थ्योरी ऐड की। उन्होंने बोला कि भैया सेल्स किसी पुरानी सेल से आई हैं, ये बात उन्होंने 1855 में जोड़ी। ठीक, इससे पहले कौन कौन आए थे? दो भैया, एक थे स्लीडन, एक थे स्वान। पूरा नाम मैं आपको बता चुका हूं, मैथ्यू स्लीडन एंड थियोडर स्वान। ये दो लोग थे। 1838 1839, बात सही है, 1838 1839 में आए थे। इन्होंने बोला ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। वो आपको पता है, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो ये थी थ्योरी। इतनी बात क्लियर है? आपको डेफिनेशन क्लियर हुई, आपको डिस्कवरी क्लियर हुई, आपको थ्योरी क्लियर हुई। एक बढ़िया सा टर्म एक समझ लीजिए, और अच्छा सा टर्म। साइंस में एक और ब्रांच होती है, स्टडी की ब्रांच, देखा है ना? स्टडी ऑफ रॉक्स, स्टडी ऑफ स्पेस, स्टडी ऑफ स्नेक्स, स्टडी ऑफ एग्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स। जैसे स्टडी ऑफ क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ एग्स क्या होता है? ऊलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी, आई थिंक कॉस्मोलॉजी होता है। तो इस तरीके के अलग अलग स्टडीज होती हैं। वैसे ही स्टडी ऑफ सेल होता है, स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका का अध्ययन। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी आपकी, आ रही है ना? उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया, शायद एनसीईआरटी नोटिस ना करती हो, इस बात को नोट ना करती हो, तो मैंने आपको बता दिया स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी को कहते हैं। ठीक है ना, साइटोलॉजी कहलाता है। क्लियर है ये बात? ठीक है, गुड। तो हमने इतनी चीजें समझी। कोई ऐसी चीज रही जो आपके पल्ले ना पड़ी हो, समझ में ना आई हो, आउट ऑफ माइंड निकल गई हो, ऐसी कोई चीज नहीं? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। अगर आप हमारे साथ ढंग से जुड़े रहे होंगे और चीजों को अच्छे से समझा होगा, तो आई थिंक आपके समझ में आया होगा। टाइम हो रहा है रात के 12-1 बज रहे होंगे समथिंग। हाँ, अभी जो टाइम है 12-1 का समय होगा फिलहाल में। और फिर भी मैं आपको बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो समझ में आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो डेफिनेशन, डिस्कवरी, थ्योरी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, समझ में भी आई होगी। तो आज हम वीडियो को थ्योरी तक ही रखते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा, और आगे के टॉपिक्स को हम कवर करते रहेंगे वन बाय वन। इतनी बात आपके समझ में आई, उम्मीद करते हैं अच्छा समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा। तो आगे की वीडियो में हम यूं ही मिलते रहेंगे और मुलाकात करेंगे अगले अच्छे से टॉपिक के साथ में, सेल के ही टॉपिक्स के साथ, क्योंकि सेल चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।